सबसे पहले KSP is always calculated in distilled water. एक बार डिस्टिल्ड वाटर में कैलकुलेट हो गया तो हमेशा के लिए फिक्स हो गया जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक। सॉलिबिलिटी कैन चेंज फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन। सॉलिबिलिटी इन कॉमन आयन, सॉलिबिलिटी इन बफर, दो केस हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। बफर होगा तो कैसे डील करेंगे, ये एक तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। बफर आया तो कैसे डील करेंगे, कॉमन आयन तो कैसे डील करेंगे। अगला हम जो केस लिखे थे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी में हम लोग दो या दो से ज्यादा सॉलिड को एक साथ लेंगे। दो या दो से ज्यादा सॉलिड को एक साथ लिया जाएगा डिस्टिल्ड वाटर में और विगरसली शेक किया जाएगा। तो अलग अलग सॉलिड का सॉलिबिलिटी क्या है। तो देखो, अगर दो सॉलिड के बीच में कोई भी आयन कॉमन होगा तभी सॉलिबिलिटी में फर्क आएगा। तुम खुद ही सोच के देखो कि मान लो AgCl और BaSO4 ये दो सॉलिड थे, इनको अलग अलग कंटेनर में लेके विगरसली शेक करो या दोनों को एक साथ लेकर विगरसली शेक करो, बात तो बराबर। क्योंकि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को कोई सी भी तरह से फर्क नहीं लाएगा क्योंकि दोनों में कोई भी आयन कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि BaSO4 सॉलिड और SrSO4 सॉलिड, ये दोनों को अगर एक साथ हम लोग लेंगे कंटेनर में और विगरसली अगर शेक कर देंगे तो दोनों का सॉलिबिलिटी में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि यहां पर सल्फेट आयन दोनों में कॉमन है। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे डील करेंगे? बहुत सिंपल है। BaSO4 सॉलिड will break as Ba2 plus SO4 minus, मान लेते हैं KSP1 होता है इसका। Similarly, SrSO4 solid will break as Sr2 plus of SO4 minus according to KSP2. Vigorously shake किए, let both equilibrium is established. मान लेते हैं कि दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली स्टैब्लिश हो गया। दोनों इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो गया तब हम लिख रहे हैं लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सॉलिड इज S1 एंड द सेकंड सॉलिड इज S2। लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सॉलिड इज S1 एंड द सेकंड सॉलिड इज S2। अगर इसका सॉलिबिलिटी S1 था इक्विलिब्रियम पे तो जरूर ये S1 बना होगा, ये भी S1 बना होगा। अगर इसकी सॉलिबिलिटी S2 थी, ये S2, ये भी S2, लेकिन टोटल हो गया ये S1 प्लस S2, ये भी हो गया S1 प्लस S2, टोटल सल्फेट। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे KSP1 विल बी इक्वल टू Ba2 प्लस इंटू सल्फेट। Ba2 प्लस इज S1, सल्फेट इज S1 प्लस S2। सिमिलरली KSP2 विल बी Sr2 प्लस इंटू सल्फेट, S2 इंटू S1 प्लस S2। दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड विल गिव KSP1 प्लस KSP2 विल बी इक्वल टू, जब दोनों को जोड़ेंगे तो S1 प्लस S2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू रूट ओवर KSP1 प्लस KSP2। जब S1 प्लस S2 पता चल गया तो S1 भी निकाल लेंगे। S1 क्या है? KSP1 अपॉन S1 प्लस S2। देयरफॉर S1 विल बी KSP1 अपॉन रूट ओवर KSP1 प्लस KSP2 और S2 विल बी इक्वल टू KSP2 अपॉन रूट ओवर KSP1 प्लस KSP2। इस तरीके से हम लोग दोनों सॉलिड का इंडिविजुअल सॉलिबिलिटी निकाल लेंगे। क्लियर है? अभी रुको, कॉपी बाद में करना। इस छोटे से कंडीशन को हम लोग अलग तरीके से भी डील कर सकते हैं। चूंकि ये सॉलिड में ऐसे आयन आ रहे हैं जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, मैंने इनके आयन फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट। अगर हम बोले कि इस दोनों सॉलिड को लेकर विगरसली शेक कर दिए, व्हाट विल बी द pH ऑफ द सोल्यूशन? 7। H प्लस और OH माइनस क्या होगा? बराबर है कि नहीं? ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम लगा दिए चार्ज बैलेंस अगर हम लगा दिए, पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। देख कैसे लिख रहे हैं हम, पॉजिटिव चार्ज H प्लस के कारण, पॉजिटिव चार्ज
2 इंटू Ba2 प्लस पॉजिटिव चार्ज 2 इंटू Sr2 प्लस हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये 2 क्यों आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? अगर कोई आयन अगर प्लस माइनस x के साथ है तो x मल्टीप्लाई होता है, डिराइव किए थे, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज 2 इंटू SO4 माइनस प्लस OH माइनस। लेकिन चूंकि सोल्यूशन न्यूट्रल है, H प्लस और OH माइनस को काट दिए, बाकी जो बचेगा उसमें 2 भी कट जाएगा। अल्टीमेटली बचेगा हमारे पास Ba2 प्लस एट इक्विलिब्रियम प्लस Sr प्लस 2 एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू SO4 माइनस एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? KSP1 इज बेसिकली Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। सो व्हाट इज Ba2 प्लस? इट विल बी KSP1 अपॉन सल्फेट। सिमिलरली Sr2 प्लस, ये Sr2 प्लस इंटू सल्फेट है, तो Sr2 प्लस विल बी इक्वल टू KSP2 अपॉन SO4 माइनस, दैट इज SO4 माइनस एट इक्विलिब्रियम। मल्टीप्लाई कर दे, SO4 माइनस स्क्वायर आएगा, विल बी इक्वल टू KSP1 प्लस KSP2। देयरफॉर सल्फेट आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू रूट ओवर KSP1 प्लस, ये भी वही चीज है। S1 प्लस H2 क्या था? S1 प्लस H2 सल्फेट का ही तो कंसंट्रेशन था। सल्फेट जब पता चल गया, Ba2 प्लस निकाल ले, और Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन ही सॉलिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सॉलिड, और Sr2 प्लस का कंसंट्रेशन ही सॉलिबिलिटी ऑफ द सेकंड सॉलिड। बोल सकते हैं ना? देयरफॉर Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन विल बी KSP1 अपॉन अंडर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2। Sr2 प्लस का कंसंट्रेशन विल बी KSP2 अपॉन रूट ओवर KSP1 प्लस। दोनों अप्रोच को सीख लो अच्छे से। हालांकि पहला अप्रोच ज्यादा अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी में चार्ज बैलेंस लगाना पड़ जाए तो किस तरीके से लगाना है देख लीजिए, कॉपी कीजिए। solubility in a complex formation, solubility in a complex formation, solubility in a complex formation। जैसे AgCl सॉलिड को अगर हम लोग एक ऐसे कंटेनर में ले लें जिसके अंदर अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन मौजूद है, और ये अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन मान लो C1 मोलर है, ठीक है, तो होगा क्या कि नो डाउट AgCl सॉलिड धीरे धीरे ब्रेक करने लगेगा Ag प्लस और Cl माइनस में। लेकिन आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हो तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही Ag प्लस आएगा अमोनिया के कांटेक्ट में, तुरंत ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स दैट इज डायमाइन सिल्वर AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हो आप लोग, तो उसमें बताया गया होगा फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स बनता है अपने मेटल एटम और लीजेंड से, वो इक्विलिब्रियम होता है और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोला जाता है फॉर्मेशन कांस्टेंट KF। KF is called formation constant of a complex, and formation constant of a complex is extremely high, बहुत हाई क्वांटिटी रहता है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख दिए कि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट 10 टू द पावर 8 है। 10 टू द पावर पॉजिटिव क्वांटिटी में अगर हो ना कोई K वैल्यू, वो रिवर्सिबल सिर्फ दिखाने के लिए होता है, लेकिन होता बिल्कुल नियरली इररिवर्सिबल है। समझ आ रहा? तो अगर AgCl को सिंपली अगर वाटर में लिए होते तब तो सिर्फ इतना ही दूर तक होता। आप सॉलिबिलिटी S मानकर S और S लिख देते, KSP इक्वल टू S स्क्वायर, S निकाल देते रूट ऑफ KSP, है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि AgCl जब डिजॉल्व लिए विग्रेसली शेक किए तो साथ ही साथ जो Ag प्लस बन रहा है, Ag प्लस और आगे फर्दर रिएक्शन कर रहा है, जिसके कारण ये रिएक्शन और आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl बढ़ जाएगा। नॉर्मल वाटर से सॉलिबिलिटी
AgCl का काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स का बनना चल रहा है। अब तुम सोचोगे सर ये रिएक्शन कैसे लिखे? कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो सवाल में दिया हुआ होगा, समझ में आ रहा? जैसा कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसके हिसाब से रिएक्शन बना लेना, समझ में आ रहा? जैसे मान लो लिखा रहता कि हाँ KF दिया हुआ है CuNH3 का होल फॉर 2+, इसका KF दे रखा है सवाल में, तो आप रिएक्शन क्या लिखते? Cu2+ प्लस 4NH3, इट इज गिविंग CuNH3 होल फॉर 2+। रिएक्शन तो लिख लोगे ना। ऐसे केस में हम लोग कैसे डील करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस है, सॉल्युबिलिटी इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl अगर दो प्रोसेस चल रहा है, कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है साथ ही साथ। कंसिडर इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए, क्लियर? लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द AgCl इज S, तो जरूर ये S और S बना होगा, Cl माइनस अभी भी S ही होगा, लेकिन Ag प्लस चूंकि आगे रिएक्ट किया है, Ag प्लस चूंकि आगे रिएक्ट किया है तो ये S नहीं होगा। कितना होगा ये हमें एस्टिमेट करना है। लेकिन जब हम KF का वैल्यू देखें 10⁸ और साथ में उसका एक्सप्रेशन लिखे कि AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन NH3 का कंसंट्रेशन स्क्वायर, यही KF का एक्सप्रेशन होगा ना। KF का वैल्यू इतना हाई होने का मतलब, 10⁸ होने का क्या मतलब है? दो ही मतलब हो सकता है। एक मतलब कि ये ऊपर वाला 10⁸ के ऑर्डर में हो। क्या ये 10⁸ का ऑर्डर में आ सकता है? कभी आ सकता है? नो सर। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि कोई नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻⁻8 के ऑर्डर में हो, और 10⁻⁸ का ऑर्डर में होना मतलब 0 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10⁻⁸ इज नथिंग बट 0 है कि नहीं? तो जरूर हम लोग गेस करेंगे कि भाई इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो बिल्कुल 0 हो चुका है। कौन होगा 0 इन दोनों में? ये तो C1 मोलर था। चूंकि सॉल्युबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी होता है तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? Ag प्लस। ध्यान देना, तुरंत S तो आया था लेकिन हो गया ये 0। 1 2 के साथ रिएक्ट करता है तो S कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 2S के साथ, और यहां कितना देगा? S। ये 0 तो हम इससे ही मान लिए 0, खत्म। ये सीन है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज 0 एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। तो अब हम क्या करें? ये 0 को हटाकर हम लिख दिए Y। लेट द Ag प्लस कंसंट्रेशन इज Y एट इक्विलिब्रियम, लेट द Ag प्लस कंसंट्रेशन इज Y एट इक्विलिब्रियम एंड Y इज टेंडिंग टू 0, और Y का वैल्यू जरूर टेंडिंग टू 0 होगा। देखिए कैसे सेट किए इक्विलिब्रियम पे सारा वेरिएबल्स। सबसे पहले हम माने सॉल्युबिलिटी, S लिख दिए। इन दोनों में पता किए कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। 0 0 करके इन दोनों को सेट किए, 0 हटाकर लगा दिए भाई। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या लिखेंगे? KSP AgCl का किसके बराबर? Y इंटू S। KF किसके बराबर? ये एक्सप्रेशन देख, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव क्या है? S डिवाइडेड बाई Y इंटू C1 माइनस 2S, और सारे केस में C1 के सामने ये 2S जो होगा वो हमेशा नेग्लिजिबल होगा। इसे हटाने के बाद S अपॉन C1 इंटू Y। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग S का वैल्यू और Y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अमोनिया का स्क्वायर है, ये C1 स्क्वायर Y, दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकल जाएगा। S भी निकल जाएगा, Y भी निकल जाएगा, और S निकल गया मतलब उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी भी निकल गई। क्लियर एवरीवन? कॉपी करो। कोई भी कॉम्प्लेक्स का K फॉर्मेशन, whenever it gets formed, K formation will be very very high quantity always। समझ में आ रहा? फॉर्मेशन कांस्टेंट को K स्टेबिलिटी भी बोला जाता है।
के स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन कांस्टेंट को के स्टेबिलिटी भी बोला जाता है। और अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/k, नया k क्या आ जाएगा, 1/k। समझ में आ रहा है? इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट है। आगे ये कॉपी करो। एक सॉलिड वाटर में लिया गया, विग्रसली शेक किए, वो आयंस फर्निश किया, कटायन या अनायन, और उन कटायन से या अनायन में से कोई एक वीक आयन हो और उस वीक आयन का हाइड्रोलिसिस हो जाए। हो सकता है दोनों आयन ही वीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि लेट द सॉलिड इज बी ए सॉलिड वॉज टेकन इन अ वाटर एंड शेकन विग्रसली, ब्रेक किया बी प्लस और ए माइनस में, ठीक है। लेट ए माइनस इज वीक, लेट ए माइनस इज अ वीक आयन। तो अगर ये वीक आयन है तो ए माइनस फिर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस भी करेगा। ए माइनस वाटर से क्या लेना चाहेगा, H प्लस, बनाएगा HA प्लस ऑफ OH माइनस। दोनों इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गए। ये KSP सेटिस्फाई करेगा और ये सेटिस्फाई करेगा KH, एंड KH इज नथिंग बट KW अपॉन। कैसे पहचानेंगे कि सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोलिसिस लेना है कि नहीं? उस सवाल में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के सवाल में K और KB का वैल्यू अगर दिख जाए तो सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस मानते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक ये क्लियर है? ठीक है। ये KSP किसके बराबर, B प्लस A माइनस, ये किसके बराबर, HA इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई A माइनस। इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है यूजिंग मास बैलेंस। और मास बैलेंस बहुत आसान इक्वेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना। देखो हम मास बैलेंस कैसे लगा रहे हैं, दोनों को इक्विलिब्रियम पे मानो, दोनों को इक्विलिब्रियम पे मानो। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इज S, डेफिनेटली B प्लस भी S होगा, A माइनस भी S बना होगा, लेकिन A माइनस फिलहाल S नहीं है क्योंकि A माइनस फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है, A माइनस फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम लोग मास बैलेंस लगा देंगे उस आयन पे जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहां पर किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, A माइनस का, ठीक है। हम लिखे A माइनस नॉट, मतलब A माइनस मैक्सिमम कितना आया, मैक्सिमम कितना आया, S आया, लेकिन वो अब S फिलहाल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर गया है। तो दैट A माइनस जो आया मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू A माइनस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम प्लस HA प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। मेरे पास 100 रुपए आए, ठीक है, मैक्सिमम आया 100, लेकिन फिलहाल 100 मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसमें से 20 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अभी मेरे पास 80 है और 20 रुपए किसके पास है, किसी और के पास। तो दैट 100 विल बी इक्वल टू 80 प्लस 20। यही सिंपल मास बैलेंस इक्वेशन है। मैक्सिमम जो आयन आया दैट विल बी इक्वल टू द आयन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम प्लस वो एटम कौन कौन से जगह और गया हुआ है। समझ में आ रहा? अब इस इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। A माइनस एट इक्विलिब्रियम को A माइनस एट इक्विलिब्रियम ही रहने दो और HA एट इक्विलिब्रियम निकालो यहां से। HA एट इक्विलिब्रियम, KW यहां पर है, ये OH जाएगा तो KW अपॉन OH हो जाएगा और KW अपॉन OH क्या होता है, H प्लस। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना,
तो ये हटा के यहां लिख दिए तो क्या बन जाएगा, ये H प्लस इंटू A माइनस अपॉन, लिख सकते हैं यहां से A माइनस कॉमन ले ले, A माइनस कॉमन लेकर उसका वैल्यू निकाल, तो A माइनस एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, S अपॉन दिस S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K। अब इस KSP का इस्तेमाल करो, KSP विल बी इक्वल टू B प्लस कितना था S, और A माइनस अभी अभी आपने निकाला S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K, therefore S will be equal to root over KSP into 1 plus H plus upon आंसर। अब रहा बात कि H प्लस क्या लेंगे सर। जनरली ऐसे सवाल या ऐसा केस हाइड्रोलिसिस वाला बफर सॉल्यूशन में लिया जाता है, और जिसका पीएच दिया हुआ होगा सवाल में। लेट द सॉलिड BA वॉज टेकन इन अ बफर ऑफ pH 3, तो बफर का पीएच तो हमेशा कांस्टेंट, H प्लस के बदले बिठा देना 10⁻³ अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें पता है कि हाइड्रोलिसिस के कारण पीएच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, pH विल बी नियरली 7। सवाल में कुछ नहीं दे रखा है तो सीधे H प्लस का वैल्यू 10⁻⁷ बिठा के आंसर निकाल देना। समझ में आ रहा बात, क्लियर है। चलो अब कुछ खुद से डिराइव करो, इसी केस में खुद से डिराइव कीजिए 2 केस के लिए, बाकी और सारे केस आप समझ जाओगे। लेट BA 2 टाइप ऑफ सॉलिड इज टेकन विच ब्रेक्स एज B2 प्लस एंड 2A माइनस एंड A माइनस इज वीक। डिराइव करो, इसे फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल मत करना, अलग अलग सॉलिड में अलग अलग डेरिवेशन। क्लियर। लेट द सॉलिड इज B2A टाइप का सॉलिड विच ब्रेक्स एज 2B प्लस प्लस A2 माइनस, B प्लस को वीक मानो और डिराइव करो। अब वो केस और ये जो पहला केस जो मैंने दे रखा है, इन दोनों में बस एक ही अंतर है, बाकी सब सेम है। यहां पर हम लोग ये तो दे ही रखा, सीधे एक लिखेंगे A माइनस प्लस ऑफ वाटर इट इज फॉर्मिंग HA प्लस ऑफ OH माइनस, है कि नहीं। यहां से माने लेट द सॉल्युबिलिटी इज S, तो यहां लिखोगे S, और लेकिन यहां क्या लिखोगे, क्लियर। ये हो जाएगा KW अपॉन K, जो कि HA का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A माइनस का कंसंट्रेशन। मास बैलेंस किस पे लगाएंगे, A माइनस पे। कैसे लगाएंगे, A माइनस नॉट विल बी इक्वल टू A माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस HA एट इक्विलिब्रियम, लिखोगे ना। लेकिन अब A माइनस नॉट कितना लोगे, समझ में आ रहा ना, 2S, दैट विल बी इक्वल टू A माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस HA यहां से निकाल, वो आएगा H प्लस अपॉन इंटू A माइनस अपॉन K, यहां से A माइनस एट इक्विलिब्रियम निकाल लिए, ये आएगा 2S अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K। अब इसको हम लोग KSP में बिठाएंगे, KSP विल बी इक्वल टू B2 प्लस इंटू A माइनस का स्क्वायर। समझ में आ रहा, B2 प्लस कितना है S, और A माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4S स्क्वायर अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K का होल स्क्वायर। ये होगा अब KSP, और इसको सॉल्व करके हम लोग S निकालेंगे, बन जाएगा 4S क्यूब ऊपर में, तो S निकालने के लिए क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा। तो देखिए कितना अंतर आ गया, यहां पर सिर्फ A माइनस था और यहां 2A कर देने से कितना अंतर आ जाता है। इसलिए हर सॉलिड में आपको डिराइव करना है। अगला डिराइव करो,
अगले में B2A solid is giving 2B plus plus of A minus and B plus वीक दे रखा है, तो B प्लस का अब होगा हाइड्रोलिसिस, तो B प्लस प्लस वाटर विल फॉर्म BOH प्लस H प्लस। अब इसका सॉलिबिलिटी का एक्सप्रेशन में के बदले KB आ जाएगा BOH का, है ना। तो ये लिखेंगे KH इज KW अपॉन KB, दैट विल बी इक्वल टू BOH का कंसंट्रेशन इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन B प्लस का कंसंट्रेशन। किसके ऊपर मास बैलेंस लगाएं अब? B प्लस का मैक्सिमम कितना आया, दैट विल बी इक्वल टू B प्लस एट इक्विलिब्रियम प्लस B और कहां गया BOH एट इक्विलिब्रियम। लिख दिया मास बैलेंस इक्वेशन। समझ में आ रहा मास बैलेंस कैसे लिखा जा रहा? लेट द सॉलिबिलिटी इज S, वी विल गेट 2S। S यहां लिखेंगे 2S विल बी इक्वल टू B प्लस एट इक्विलिब्रियम प्लस BOH यहां से निकाल लो, ये आएगा KW अप इंटू B प्लस डिवाइडेड बाई KB इंटू H प्लस। B प्लस कॉमन ले ले, B प्लस निकल गया, 2S अपॉन 1 प्लस KW अपॉन KB इंटू H प्लस। फिर लिखेंगे KSP विल बी इक्वल टू B प्लस का स्क्वायर इंटू A2 माइनस, B प्लस निकाल चुके हो, इसका स्क्वायर मतलब 4S स्क्वायर अपॉन 1 प्लस KW अपॉन KB इंटू H प्लस का स्क्वायर इंटू A2 माइनस दैट इज S, दैट इज KSP। इसको सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे S का वैल्यू। तो अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के सवाल में KKB KSP के साथ KKB अगर दे रखा है तो आपको कंसिडर करना है इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस। समझ में आ रहा? क्लियर है? क्लियर है? एक और चीज देख लो लास्ट। मान लो लेट द सॉलिड इज B3A टाइप का सॉलिड विच ब्रेक्स एज 3B प्लस एंड A3 माइनस एंड लेट A3 माइनस इज वीक। हो सकता है आपको हाइड्रोलिसिस पॉलीवैलेंट आयन का लगाना पड़े, है कि नहीं? ये लिख लिए, लेट द सॉलिबिलिटी इज S, 3S और S लिख देंगे। A3 माइनस का हाइड्रोलिसिस कराना है बेटा, A3 माइनस प्लस H2O, एक एक करके चार्ज हाइड्रोलाइज करता है। सबसे पहले ये एक H प्लस गेन करेगा, बनेगा HA2 माइनस प्लस OH माइनस, है कि नहीं? और बाकी हम आपको बता रखे हैं कि द सेकंड एंड थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस इज नॉट कंसिडर्ड, सेकंड और थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस इज नेवर कंसिडर्ड। दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे यहां पर लिख देना KH विल बी इक्वल टू KW अपॉन, तो जरूर ये A3 माइनस जो है वो H3A वीक एसिड का आयन है, जिसका K1 भी होगा, K2 भी होगा, K3 भी होगा। खुद सोच के बताओ कि K इसका लिखना है मुझे, कौन से स्टेप में ये H प्लस देगा? तीसरा। तो जो सबसे पहला एक्सप्रेशन निकाले थे ना जिसमें K आया था, K के बदले क्या हो जाएगा? K3, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना, 3S का होल क्यूब इंटू S आएगा। मैं कहने का मतलब है कि अब K के बदले क्या इस्तेमाल कर लेंगे? K3 इस्तेमाल कर लेंगे। अभी भी वही चीज है, सेम चीज है। मास बैलेंस लिखना पड़े कुछ नहीं, A3 माइनस नॉट विल बी इक्वल टू A3 माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस HA2 माइनस एट इक्विलिब्रियम। बस इसके आगे जब कंसिडर नहीं कर रहे हो तो ये मान के चलोगे ये दोनों रिएक्शन हो ही नहीं रहा, सिर्फ यही इक्वेशन आएगा। तो कहने का मतलब ये केस और वो केस में अंतर नहीं है। सॉलिबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस क्लियर है? क्लियर है? दोनों वीक हो तो दो दो मास बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे बेटा। जैसे यहां पे हम लोग A3 माइनस, चलो यहां आ जाते हैं, जैसे
ये मास बैलेंस इक्वेशन लिखकर हम लोग बी प्लस आर इक्विलिब्रियम निकाले ना, है कि नहीं? वैसे ही ए माइनस वाला मास बैलेंस का लिख के ए माइनस आर इक्विलिब्रियम निकालना और उसके बाद के एस में बिठा देना। क्लियर? आगे लिखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, solubility of amphoteric hydroxides, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। बहुत सारे एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होते हैं इनऑर्गेनिक में, आप लोग पढ़ोगे, जैसे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, etc. There are many hydroxides which are amphoteric in nature. ठीक है, अब इस पे जो एक सवाल जो फ्रेम होता है, पहले तो हम सवाल ही सीधे लिख देते हैं। सवाल आता है फाइंड द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड सच दैट द solubility of the given hydroxide is minimum। एनालिसिस करके बताएंगे, लेकिन सवाल यही आता है कितना OH माइनस का कंसंट्रेशन मेंटेन कर दे हम सोल्यूशन में ताकि ये हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी मिनिमम हो जाए, क्योंकि जो इक्वेशन जो बनता है ना उसका मिनिमा एग्जिस्ट करता है। क्लियर? खैर, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे। लेट द एग्जाम्पल इज जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाटर में लेकर विगरसली शेक किए, ये जिंक 2+ और 2OH माइनस में ब्रेक कर गया। ठीक, अकॉर्डिंग टू इट्स KSP। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जिंक हाइड्रोक्साइड सॉलिड गेन्स 2OH माइनस and it forms ZnOH का whole 4 2- complex according to some Kf। इस स्टेप में ये OH माइनस दे रहा है, इसलिए ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इस स्टेप में ये OH माइनस गेन कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, therefore it is एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन सोल्यूशन में घुल जाता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सबों को NaOH के सोल्यूशन में ले लो, Na2CrOH होल 4, NaLOH होल 4, समझ में आ रहा है? Na2PbOH का होल 4 सब बन जाएगा कॉम्प्लेक्स और डिसॉल्व कर जाएगा NaOH में। तो ये ऐसे हाइड्रोक्साइड हैं जो OH माइनस देता भी है और OH माइनस गेन कर जाता है। अल्काली में डिसॉल्व होना माने एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर है? तो अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि इधर से सॉल्युबिलिटी S1, इधर से सॉल्युबिलिटी S2, देयरफॉर द टोटल सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड S इज बेसिकली S1 प्लस S2। क्लियर? ठीक है, अगर इधर से S1 आया तो ये जरूर S1 होगा, इसका हमको नहीं पता, ये तो S1 होगा ही होगा। अगर इधर से S2 आया तो ये तो S2 होना ही होना है, इसका मुझे नहीं पता। इतना बात समझ में आ रहा है? तो हम अब क्या लिख दे रहे कि लेट द सॉल्युबिलिटी इज S, दैट इज S1 प्लस S2, देयरफॉर S विल बी ऑलवेज इक्वल टू, इन दिस केस, जिंक 2+ का कंसंट्रेशन प्लस ZnOH होल 4 2- का कंसंट्रेशन। अगर ये दोनों कंसंट्रेशन अगर आप निकाल पाओ तो आप टोटल सॉल्युबिलिटी बता सकते हो, और जरूर निकाला जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता है? अगर हमको OH माइनस पता है, मान लो ये काम बफर में चल रहा है,
मान ले ये काम बफर में चल रहा, OH माइनस तो फिक्स होगा, ये वैल्यू इस्तेमाल करके निकालेंगे Zn2 प्लस और ये इस्तेमाल करके निकालेंगे कॉम्प्लेक्स, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। अब हम लिख रहे KSP इज इक्वल टू Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस का कंसंट्रेशन स्क्वायर, देयरफॉर S विल बी इक्वल टू Zn2 प्लस क्या आएगा, KSP अपॉन OH माइनस का कंसंट्रेशन स्क्वायर प्लस यहां KF किसके बराबर है, ZnOH होल 4 2 माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन OH माइनस का कंसंट्रेशन स्क्वायर, और ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिविटी क्या है 1, इसलिए यहां अपीयर नहीं करेगा। अब यहां से हम लोग ये निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, KF इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन स्क्वायर। अगर मुझे OH माइनस पता है तो हम सॉलिबिलिटी बता सकते हैं। फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इन अ बफर ऑफ pH इज इक्वल टू 12। मान ले ऐसा दे दिया, pH 12 माने POH 2, OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 2, बीटा आंसर निकाल। समझे? नाउ दिस इक्वेशन हैज अ मिनिमा, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए पूछता है हमेशा कि व्हाट विल बी द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड इन द सॉल्यूशन सच दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड बिकम्स मिनिमम। डिफरेंशिएट कर दो, ds by DOH विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, OH माइनस का होल क्यूब प्लस इसे डिफरेंशिएट किए 2KF इंटू OH माइनस, क्लियर? इक्वेट कर दो 0, 2 2 कट जाएगा, बचेगा KSP अपॉन OH माइनस का क्यूब इज इक्वल टू KF इंटू OH माइनस, देयरफॉर द OH माइनस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू KSP अपॉन KF होल टू द पावर 1 by 4, आंसर। ये था वेरियस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी निकालने का तरीका। अब फिर से हम लोग आएंगे कंसेप्ट पे, कॉपी कीजिए। ये देखो, फिर से तुम सोचोगे सर ये कैसे लिख दिए रिएक्शन कॉम्प्लेक्स वाला। कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा, उसके अनुसार हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो यहां पे कितना OH माइनस चाहिए वो भी लिख सकते हो। अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता और AlOH होल 4 माइनस लिखा रहता तो AlOH होल 3 प्लस OH माइनस विल गिव AlOH होल 4, ऐसे रिएक्शन बना लेते। आगे लिखो, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। और इसे आप फॉर्मूला ना माने, क्योंकि अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग OH माइनस का एक्सप्रेशन आएगा। मैं तो एक तरीका बता दिया जिंक हाइड्रोक्साइड का। जैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला रिएक्शन लिखते हैं ना, AgCl सॉलिड गिविंग Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इक्विलिब्रियम लगाकर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो सॉलिड डिसॉल्व कर रहा है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन ही तो हो रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में बोलेंगे कि Ag प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके क्या बना रहा है, AgCl, और AgCl इज अ प्रेसिपिटेट।
क्लियर? बैकवर्ड डायरेक्शन इज नथिंग बट प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। ठीक है, देखो अगर हम लोग एक सॉलिड AgCl जैसा सॉलिड को लेकर विग्रसली शेक कर दिए वाटर में, तो ये तुरंत ब्रेक करेगा। AgCl सॉलिड विल ब्रेक एज Ag प्लस ऑफ Cl माइनस, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इस बीकर में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन। मैक्सिमम Ag प्लस और Cl माइनस जितना आ सकता था आ चुका है, अब इसके आगे नहीं आएगा। और उस वक्त हम लोग बोलेंगे द KSP विल बी इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl माइनस का कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन हम लोग लगा देंगे, इसके आगे फर्दर डिसॉल्व करेगा नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये जो केस है ना, ये केस है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू AgCl। सैचुरेटेड होना मतलब अब इसके आगे Ag प्लस और Cl माइनस नहीं आने वाला। सैचुरेटेड मतलब अब इसके आगे AgCl डिसॉल्व नहीं करने वाला, जितना होना था हो चुका है मैक्सिमम। देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू AgCl। इट विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू AgCl। ठीक है, ये AgCl सॉलिड था, विग्रसली शेक कर दिए, जितना Ag प्लस और Cl माइनस आना था आ चुका। और वो सोल्यूशन को हम क्या डिक्लेयर कर दिए? ओके, नाउ लेट द AgCl सॉलिड लेफ्ट was removed। थोड़ा इमेजिन करना, ये सब काम होने के बाद AgCl बचा हुआ है ना, वो AgCl को हम बाहर निकाल लिए, सिर्फ सोल्यूशन बचा जिसमें Ag प्लस भी है और Cl माइनस भी है। फिलहाल अभी जस्ट मानो कि हम निकाल दिए हैं। अब हम तुमसे पूछेंगे कि प्रेसिपिटेशन होगा, AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा? ली-चाटलियस प्रिंसिपल। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट AgCl पे डिपेंडेंट है? क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP AgCl पे डिपेंडेंट है? एक्टिविटी तो 1 है। क्या हम लोग KSP AgCl आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब वहां पे Ag प्लस रहे, AgCl रहे या न रहे, प्रेसिपिटेशन होगा? नो प्रेसिपिटेशन। यही तो फील कराना, ये फील हो गया मैंने, तुम तो समझ जाओगे आगे। क्या प्रेसिपिटेशन होगा? नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे कि ये सोल्यूशन इज स्टिल सैचुरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू AgCl and still KSP is equal to Ag plus into Cl minus। चूंकि AgCl पे डिपेंडेंट ही नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम विग्रसली शेक कर दिए, इक्विलिब्रियम ला दिए, लाने के बाद हम AgCl फिल्टर्ड आउट। तो क्या Ag प्लस और Cl माइनस रिएक्ट करके AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा? नहीं, वैसे ही रहेगा जैसा था। और इस सोल्यूशन को हम अभी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन ही कहेंगे। अब देखो, जिस तरीके से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में K पढ़े थे और साथ में Q भी पढ़े थे, Q was called reaction quotient, Q was called reaction quotient। सिमिलर तरीके से similarly we define QSP for any solid, and this QSP is also equal to the same Ag plus का concentration into Cl minus का concentration। In general Ay plus to the power x into b। किसी भी टाइम पे हम लोग K जैसा ही तो Q लिखते हैं। जब Kp में बात करते थे तो Qp लिखते थे, Kc तो Qc, और Q का कंसेप्ट आया ही क्यों? Q और K को कंपेयर करने के लिए।
उसी तरीके से हम लोग किसी भी टाइम टी पे कटायन का कंसंट्रेशन इंटू अनायन का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक को भी बिल्कुल केएसपी वाला एक्सप्रेशन हम लोग किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं। एंड इफ QSP is equal to KSP, Q is equal to K, equilibrium process, no forward, no backward, equilibrium process बोलेंगे ना। अब हम लोग इस लैंग्वेज में बोलेंगे इफ QSP is equal to KSP, the solution is saturated, still saturated, no forward, no backward. No backward means no precipitation. जैसे ही हम यहां से सॉलिड को निकाले, अरे सॉलिड को तो निकाल लिए, लेकिन सॉलिड को निकालने के बाद जब हम Q चेक किए तो ये Q जो था वो KSP के बराबर ही आएगा, क्योंकि हम तो सॉलिड निकाले थे ना, आयन थोड़ी निकाले थे। इसलिए यहां प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। स्टिल इट इज इन इक्विलिब्रियम, स्टिल इट इज सैचुरेटेड, नो फॉरवर्ड, नो बैकवर्ड। समझ में आ रहा? इफ QSP इज लेस देन KSP एट एनी टाइम, पता चला आपको कि हम Q जो निकाल रहे हैं वो सॉलिड के KSP से कम है, कम है, ठीक है, फॉरवर्ड जाने का टेंडेंसी, इसलिए एट दैट कंडीशन द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन या नो रिएक्शन, बोथ इंप्लाइज नो प्रेसिपिटेशन, बोथ इंप्लाइज नो प्रेसिपिटेशन। लेकिन QSP अगर किसी टाइम पे हम पता किए तो पता चला वो KSP के बड़ा है, अगर Q के बड़ा हो गया तो बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। इन दिस केस प्रेसिपिटेशन विल हैपन, प्रेसिपिटेशन विल हैपन। कब तक हैपन? टिल अगेन Q becomes equal to K, या बोलो टिल अगेन इट becomes saturated, till it becomes saturated। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है? कॉपी करना, रुको पहले समझ लो बिल्कुल क्लियरली। उसके बाद यहां तो हम सॉलिड लिए थे, सैचुरेटेड बना के सॉलिड को निकाल लिए। मान लो पहले से ही इसमें Cl माइनस था, KCl का एक एक्वस सोल्यूशन या NaCl का एक्वस सोल्यूशन हम ले लिए, और इसमें हम धीरे धीरे स्लोली Ag प्लस ऐड कर रहे हैं। शुरू में तो Ag प्लस नहीं था, तो Q क्या बोलोगे? जीरो, क्योंकि Q तो Ag प्लस इंटू Cl माइनस ही है। Ag प्लस जीरो था तो Q क्या है? जीरो। Q जीरो मतलब इट इज लेस देन KSP, क्योंकि KSP का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। समझ में आ रहा? अब हम इसमें मिलाने लगे AgNO3, KCl का सोल्यूशन में धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम AgNO3 मिलाने लगे। क्या पहला ड्रॉप आते ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgCl का? नहीं, हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे Ag प्लस बढ़ा रहे हैं। तो कुछ समय के लिए Q लेस देन K होगा, नो प्रेसिपिटेशन। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन बिल्कुल KSP के बराबर हो जाएगा। इफ वी विल इंक्रीज Ag प्लस स्लोली, आफ्टर सम टाइम हम बोल रहे QSP Ag प्लस इंटू Cl माइनस विल बिकम इक्वल टू KSP, होगा ना? तो बता बेटा, ये कंडीशन और ये कंडीशन
क्या अलग अलग है? क्या आपने Ag प्लस और Cl माइनस का प्रोडक्ट को KSP के बराबर कर दिया? Ag डाल के अभी जस्ट बराबर हुआ है, बढ़ा नहीं है, उससे बराबर करके छोड़ दिए, क्या प्रेसिपिटेट होगा? नो सर, अभी सॉल्यूशन जस्ट सैचुरेट हुआ है, और ऐसे कंडीशन को कहते हैं द प्रेसिपिटेशन विल नाउ जस्ट बिगिन। हुआ नहीं है, अब इसके बाद जैसे ही एक ड्रॉप डाले Ag प्लस, AgCl बन जाएगा। समझ में आ रहा? तो प्रेसिपिटेशन विल जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन है ये। या दूसरे नजर से, वी हैव जस्ट प्रिवेंटेड द फॉर्मेशन ऑफ AgCl। बात बराबर ही है। तुम ऐसे सोचो ना, अगर मान लो हम आइस लिए और आइस को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिए, क्या आइस मेल्ट कर जाएगा? अगर हम लिक्विड वाटर लिए, लिक्विड वाटर को लिए और उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, क्या ये फ्रीज कर जाएगा? दोनों जैसा है वैसे ही रहेगा। इसको देख के बोलेंगे इट विल जस्ट स्टार्ट मेल्टिंग। इसको देखकर बोलेंगे इट विल जस्ट स्टार्ट फ्रीजिंग, बट इट हैज नॉट फ्रोजन। समझ में आ रहा ना? वही चीज है वहां पर। धीरे धीरे Ag प्लस को हम लाए एक ऐसा वैल्यू तक कि KSP के बराबर जस्ट अभी अभी हुआ है। वी हैव जस्ट प्रिवेंटेड इट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, और द प्रेसिपिटेशन विल जस्ट स्टार्ट। दोनों एक ही पॉइंट को बोला जाता है, और वो पॉइंट होता है सैचुरेटेड कंडीशन। समझ में आ रहा है ये चीज? सॉलिड को निकाल के सॉल्यूशन को छोड़ देना, या Cl माइनस लेके उसमें Ag प्लस धीरे धीरे बढ़ाना, दोनों कंडीशन एक ही है। कब तक बढ़ाना? जब तक कि K के बराबर ना हो जाए। और जैसे ही ये सिचुएशन आया और उसमें हम Ag प्लस और डाले, बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन शुरू। लेकिन कब तक? प्रेसिपिटेट बनना लगा, लेकिन प्रेसिपिटेट बनते बनते रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि फिर सोल्यूशन जो हो जाएगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा। चाहे तो तुम वो सारे प्रेसिपिटेट बाहर निकाल लो। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? कॉपी करो जल्दी फटाफट, जो इच्छा करे कॉपी कर। एक हम छोटा सा कंडीशन डिस्कस कर रहे। मान लो ये एक सोल्यूशन है जिसमें Cl माइनस और Br माइनस दोनों प्रेजेंट था। Cl माइनस और Br माइनस दोनों एक साथ, NaCl और NaBr का सोल्यूशन है ये एक्वस। मान लो Cl माइनस C1 मोलर था और Br माइनस C2 मोलर था। इस सोल्यूशन में हम AgNO3 स्लोली ऐड कर रहे हैं, स्लोली एडेड। AgNO3 was slowly added, और आपके सामने KSP ऑफ AgCl दिया हुआ है अल्फा, KSP ऑफ AgBr सॉलिड भी दिया हुआ है बीटा। सवाल पूछा गया धीरे धीरे ऐड करने पे कौन सा सॉलिड पहले प्रेसिपिटेट करेगा? कौन सा सॉलिड पहले प्रेसिपिटेट करेगा? जिसका गलत। जिसका KSP छोटा होगा वही तो बोला ये गलत। सीधे सीधे आंसर देना, सीधे सीधे आंसर। जिसको सैचुरेशन के लिए कम Ag प्लस की आवश्यकता होगी। हम लोग 0 से Ag प्लस बढ़ा रहे हैं ना, तो यार धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो जिसको Ag प्लस कम की आवश्यकता है सैचुरेशन के लिए, दोनों के हिसाब से सैचुरेशन तो आएगा ना अगर हम Ag प्लस डालते चले गए। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था जब सिर्फ Cl माइनस था, तो जब धीरे धीरे Ag प्लस बढ़ा रहे थे तो एक टाइम आया था ना जब ये दोनों बराबर हो गए थे KSP के। उस बात को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेशन।
प्रेसिपिटेशन विल जस्ट स्टार्ट। तो कितना Ag प्लस डाले थे ये इक्वेशन लाने के लिए, वो तो निकालेंगे ना। उसी तरीके से यहां पर भी अगर हम बोले ये KSP ऑफ AgCl, ये Ag प्लस इंटू Cl माइनस है, और ये Ag प्लस इंटू क्या होगा, Br माइनस। तो यहां से निकाल की Ag प्लस की कितनी आवश्यकता है, Ag प्लस रिक्वायर्ड फॉर AgCl सैचुरेशन के लिए अल्फा अपॉन C1, दूसरे के लिए निकाल Ag प्लस सैचुरेशन के लिए बीटा अपॉन C2। चेक करेंगे, जब कंटेनर में इतना Ag प्लस आएगा तो AgCl का बनना जस्ट शुरू होगा। जब कंटेनर में इतना Ag प्लस आएगा तो AgBr का बनना जस्ट शुरू होगा। तो अब इन दोनों में से जो कम होगा वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेट अल्फा अपॉन C1 इज लेस देन बीटा अपॉन C2, देयरफॉर वी कैन से AgCl will precipitate first. Okay, now tell me, when the second starts precipitating, then what will be the concentration of first ion? देख, जो पहले आयन, जो आयन पहले प्रेसिपिटेट करता है ना उसको फर्स्ट आयन, और हम तो Ag प्लस मिलाते चले जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब दूसरा भी प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे फर्स्ट आयन कौन कहलाएगा, Cl माइनस। मान लें हम ये कंडीशन दे दिए, कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा, AgCl। तो Cl माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयन। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जस्ट जब दूसरा वाला जब ठीक प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा तो पहले वाले का कितना कंसंट्रेशन बचेगा। मतलब when AgBr will start precipitating, then what will be the concentration of Cl minus at that time? तो हम पहले सोचेंगे AgBr कब प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा, जब Ag प्लस इतना, और अगर सोल्यूशन में Ag प्लस इतना तो Cl माइनस कितना, क्योंकि सोल्यूशन में तो AgCl सॉलिड आ चुका है, और अगर AgCl सॉलिड आ चुका है तो सोल्यूशन किसी भी टाइम पे AgCl के रेस्पेक्ट में सैचुरेटेड होगा। सॉलिड अगर पानी में है तो वो तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा ही करेगा ना हर वक्त। तो AgCl तो प्रेजेंट ही है क्योंकि प्रेसिपिटेशन उसी का पहले हुआ था। तो AgCl के हिसाब से तो सोल्यूशन हर वक्त सैचुरेटेड रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए अब पहला एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए अल्फा विल बी इक्वल टू, फिलहाल Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया सोल्यूशन में, बीटा अपॉन इंटू Cl माइनस हमको पता करना है। बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्त AgCl के हिसाब से सोल्यूशन सैचुरेट होगा। तो सेकेंड आयन का पहले आयन का कंसंट्रेशन will be equal to alpha C2 upon beta answer. This will be the concentration of the second ion, first ion, when the second will just start precipitating. Clear है। तो इस टॉपिक पे ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि 3-4 आयन का सोल्यूशन है, कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा कौन बाद में करेगा। जब दूसरा प्रेसिपिटेट करेगा तो पहले का कितना कंसंट्रेशन, जब तीसरा प्रेसिपिटेट करेगा तो दूसरे का कितना और पहले का कितना कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है। सैचुरेशन इमेजिन करते हो। क्लियर है एवरीवन। चलो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।